आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। क्या होता है टीडीएस, इसको इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। जो स्टेप्स दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पे, वो स्टेप्स मेरे द्वारा बनाए गए स्टेप्स हैं, जिसमें आपको टीडीएस के बारे में एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखें यदि टीडीएस की जानकारी आसान शब्दों में जानना चाहते हैं। तो मैं प्रदीप मालवीय, इनकम टैक्स एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम लोग जानने वाले हैं कि हु डिडक्ट टीडीएस, मतलब टीडीएस को डिडक्ट कौन करता है, ये फर्स्ट स्टेप में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि टीडीएस क्या होता है और टीडीएस को डिडक्ट क्या करता है। तो टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, जो कि आपकी जो इनकम होती है उसी इनकम पे एट ए टाइम, जब इसका हिंदी में शब्द होता है, अर्थ होता है उद्गम पर कर, जब भी इनकम हो रही है उसी टाइम पर आपका एक परसेंटेज से टीडीएस काट लिया जाता है और गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाता है। तो ये जो टीडीएस जो होता है ना, ये कौन डिडक्ट करता है, ये हमको जानना जरूरी है। तो हु डिडक्ट टीडीएस, तो टीडीएस डिडक्ट कौन करता है? वन हु मेक द पेमेंट, मतलब जो पेमेंट क्या करता है, रिसीव करता है या पेमेंट देता है। तो जो पेमेंट क्या होता है, जो पेमेंट करता है वो व्यक्ति टीडीएस काटता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने किसी को पेमेंट करना है, मान लो मैंने किसी को 1 लाख रुपए पे करना है, तो अब मैं पेमेंट कर रहा हूं, है ना, तो मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो सामने वाला टीडीएस काटेगा भी, तो गवर्नमेंट को कैसे जमा करेगा? तो मैंने पेमेंट काटा, मान लो 10% से टीडीएस काटा और 10,000 रुपये काट के 90,000 रुपये का चेक दे दिया और 10,000 रुपये मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो इस तरह से कौन करेगा? हु मेक द पेमेंट, मतलब वन हु मेक द पेमेंट, मतलब जो भी पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस काटेगा। मतलब सर्विस रिसीवर, सर्विस रिसीवर मतलब सर्विस रिसीव किसने करी? मैंने, और मैं उसके बिहाव पे क्या कर रहा हूं? पेमेंट। तो पहले स्टेप में पहले पॉइंट से क्या क्लियर हो गया? हु डिडक्ट टीडीएस, कौन टीडीएस काटेगा? तो भैया कौन टीडीएस काटेगा? जो क्या करेगा? पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा। अब ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या दो लोग होते हैं, मतलब है ना। अब मैं टर्म्स थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि एक होता है सर्विस रिसीवर और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? सर्विस रिसीवर और सर्विस प्रोवाइडर। अब यदि मैं सर्विस जो रिसीव कर रहा है वो टीडीएस काट रहा है, तो डिडक्टर और डिडक्टी की बात करूं तो कौन टीडीएस काट रहा है? डिडक्टर टीडीएस काट रहा है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो कौन काटता है टीडीएस? स्टेप नंबर 1 में हमने बात करी, जो सर्विस रिसीव कर रहा है और जो पेमेंट दे रहा है, जिसे कहते हैं डिडक्टर, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको कहते हैं डिडक्टी। तो ये हमने स्टेप नंबर 1 में जाना। अब स्टेप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं व्हेन वी नीड टू डिडक्ट टीडीएस, मतलब टीडीएस को कब डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो व्हेन वी नीड टू डिडक्ट टीडीएस, इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, फिर हम चार्ट भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमको जानना पड़ेगा कि टीडीएस कब डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, 2 ही चीज़ें होती हैं, है ना। बिजनेस में बिल्स आपने दिया या बिल्स लिया या पेमेंट दिया, पेमेंट लिया, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला कि बिल्स रिसीव्ड और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब मतलब ड्यू और पेमेंट बेसिस पे। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना है, मैं आपको स्लाइड्स में जरूर नहीं बता रहा हूं, बट ये बात कब हो रही है? तब आप टीडीएस अदर देन सैलरी काट रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, टीडीएस को जब आप पढ़ो, जब समझो, तो उसको 2 प्रकार से, कैसे? एक होता है टीडीएस ऑन सैलरी और दूसरा होता है टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी। तो ये वाली कंडीशन कब लगेगी? जब सैलरी की बात नहीं कर रहे होते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो मैं अभी बिल्स लिखा है तो सैलरी में बिल्स तो होता ही नहीं है, तो आप समझ जाओ अदर देन सैलरी की बात हो रही है। तो व्हेन वी नीड टू डिडक्ट टीडीएस, यहां पर कब टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं? जो बिल्स रिसीव्ड होगा और जो भी पेमेंट होगा उसमें से विच एवर इज अर्लियर, मतलब ड्यू और पेमेंट बेसिस पे जो भी पहले हो रहा है उस टाइम पर टीडीएस काटना है। यदि आपका बिल पहले इशू हो रहा है, बिल पहले आ गया पेमेंट के, टीडीएस काट लो, या पेमेंट आपका पहले आ रहा है तो आप मतलब टीडीएस काट लो। आ रहा है का मतलब क्या हुआ? मैंने जो बताया ना उस पर फोकस करना, मतलब मैं पेमेंट पहले दे रहा हूं, है ना, पहली पेमेंट दे रहा हूं, मतलब मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा। या बिल पहले इशू हो रहा है
टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। यदि यहीं पर सैलरी का केस होता तो उसमें बिल होता ही नहीं है और उसमें विच एवर अर्लियर वगैरह वाला रूल नहीं चलता है। जब सैलरी पेड करते हैं उसी टाइम पर उसको टीडीएस को काटना होता है। अब देखो स्टेप नंबर 3, अब इसमें देखो और डिटेल में हम जान रहे थे। इसमें देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस केस में क्या करना है। विच एवर इज अर्लियर तो मैंने बता दिया, बट इसको और समझते हैं डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल कि बिल रिसीव्ड हो रहा है 10/4/2021 को और पेमेंट हो रहा है 20/6/2021 को। अब इन दोनों में से पहले क्या हो रहा है, बिल रिसीव्ड हो रहा है कब, 10/4/2021 को, है ना, और पेमेंट बाद में हो रहा है। तो टीडीएस चालान डिपॉजिट होगा 7 मई को और 7 जुलाई को। मतलब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 7 मई को जमा होगा या 7 जुलाई को जमा होगा। भैया देखो केस क्या बोल रहा है कि विच एवर अर्लियर, पहले बिल आया तो बिल पहले आ गया तो यहीं पर टीडीएस काट लेंगे। और ये टीडीएस 10/4/2017 को जब ये बुक हुआ है, ये पहले आया है, तो इसके अगला महीना कौन सा हो गया, मई, और 7 मई वाला 7 मई को इसको जमा करना पड़ेगा। यदि पेमेंट पहले होता तो जुलाई, 7 जुलाई को। अब ये क्या बात बोल रहे हैं सर, तो ये बात बोल रहा हूं मैं कि जब टीडीएस आप काटते हो ना, उसको अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना पड़ता है। मतलब जो भी महीना खत्म होता है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना पड़ता है। क्या जमा करना पड़ता है, चालान जमा करना पड़ता है, अमाउंट जमा करना पड़ता है। आगे देखेंगे डिटेल में तो और क्लियर तौर पर समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला और समझा रहा हूं इजी तरीके से, जो टीडीएस काट के रख लिया उसे डिपॉजिट करना है नेक्स्ट मंथ की 7th को। मतलब जो मैंने टीडीएस काट लिया, पेमेंट कर रहा था, टीडीएस काट लिया। फॉर एग्जांपल आज हो रही, मान के चलो 25 तारीख कोई सी भी महीने की, मैंने टीडीएस काट लिया, पेमेंट दे दिया 90,000 रुपये। अब वो काट के तो रख लिया मैंने, अगले महीने की 1 से लेकर 7 तारीख तक मेरे को डिपॉजिट करना है। यदि हम बिल नहीं आया और पेमेंट एडवांस में जमा कर रहे हैं तो भी टीडीएस काटेगा। यही वाला मैं एग्जाम्पल दे रहा था, आप लोग समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 है टीडीएस डिपॉजिट एंड इंफॉर्मेशन सबमिट टू गवर्नमेंट। ये क्या बात हुई, ये बात हुई कि टीडीएस डिपॉजिट, मतलब जो मैं बोल रहा था ना कि चालान जमा होता है 1 से लेकर 7 तारीख तक, वो क्या होता है, टीडीएस का अमाउंट डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट को चालान के रूप में। बट इसके बाद है ना, उसकी फुल इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सबमिट टू गवर्नमेंट। मतलब जो रिटर्न्स फाइल होती है, जो कि क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल होती है, वो भी मैं अभी बताता हूँ डिटेल में। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए आगे चलते हैं। इसमें 2 प्रकार की चीजें हो गई। एक हो गया टीडीएस चालान, समझाने के लिए बार बार मैं बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। एक होता है टीडीएस चालान और एक होता है टीडीएस रिटर्न। टीडीएस चालान क्या होता है, टीडीएस चालान होता है जिसको कहते हैं अमाउंट डिपॉजिट। क्या, अमाउंट डिपॉजिट। कौन सा अमाउंट डिपॉजिट, जो आपने काट के रख लिया। बट टीडीएस रिटर्न की बात करूं तो टीडीएस रिटर्न क्या हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिट। मतलब मैंने क्या करा, टीडीएस रिटर्न्स, मतलब मैंने जिस व्यक्ति का टीडीएस काटा है तो मैंने उसके पेन के हिसाब से चालान तो जमा कर दिया मैंने, ठीक है, बट उसकी डिटेल जो है सबमिट होगी गवर्नमेंट को। जो भी रिटर्न्स, जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उसमें डिटेल में समझ में आएगा गवर्नमेंट को कि भैया इस व्यक्ति का इसके पेन नंबर पे इतना टीडीएस काटा और ये रिटर्न में दर्शाया है। तब जा करके वो उसके 26A पे शो होगा और रिटर्न उस बिहाफ पे वो फाइल कर पाएगा। तो अभी हम कहाँ पर आ गए, टीडीएस चालान मतलब अमाउंट डिपॉजिट और टीडीएस रिटर्न्स का मतलब डॉक्यूमेंट डिपॉजिट। अभी हम और डिटेल में चलते हैं इसके, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो होता है मंथली होता है। टीडीएस का चालान डिपॉजिट होता है इनटू बैंक 7th ऑफ द मंथ, मतलब, ठीक है। और जो ये होता है क्या, डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट सबमिट जो होता है वो कब होता है, ध्यान से सुनना, डॉक्यूमेंट सबमिट होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली जो सबमिट होता है उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टीडीएस रिटर्न मींस क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सबमिट करना, और अगर टीडीएस जमा नहीं है तो स्टेटमेंट फाइल कर दो। अब ये क्या बात हुई कि यदि आपने टीडीएस काटा है तो क्वार्टरली आप क्या करो, इंफॉर्मेशन सबमिट करो, रिटर्न फाइल करो, और यदि टीडीएस ना भी कटा है तो भी आपको क्या स्टेटमेंट फाइल करके बताना पड़ेगा कि किसी प्रकार का टीडीएस नहीं कटा है। अब ये क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, अप्रैल से लेकर के जून तक का जो होता है वो एक क्वार्टर हो गया, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से लेकर के मार्च, इसकी रिटर्न्स की जो डेट होती है, ड्यू डेट फर्स्ट क्वार्टर की हो गई, उस अगले महीने की लास्ट डेट मतलब 31 जुलाई, और जुलाई से सितंबर की हो गई
सितंबर क्या जाता है अक्टूबर, 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर की हो गई 31 जनवरी, और जनवरी टू मार्च की कितनी हो गई, मार्च के बाद तो सर अप्रैल आता है, 30 अप्रैल होना चाहिए, 30 अप्रैल नहीं होके गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल एंड होता है तो एक महीना और बढ़ा देती है यहाँ पर, तो ये पहले से फिक्स है 31 मई, इसलिए मैंने इसको कोष्टक में लिखा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी यदि ये टीडीएस को पूरी तरह से और डिटेल में जानना है तो, ठीक है। अब हम इसके आगे और देख लेते हैं क्या पॉइंट है। हमने क्या देखा, जस्ट अ मिनट, तो हम बात कर रहे थे मंथली टीडीएस की। तो ये टीडीएस चालान फॉर्म जो होता है वो होता है 281, फॉर्म नंबर 281, फॉर्म नंबर क्या होता है 281, फॉर्म के द्वारा चालान जमा होता है। ऐसी जो रिटर्न्स जो फाइल होती है वो 2 प्रकार की रिटर्न्स हो गई जो मैं आपको बता भी रहा था। एक होता है 24Q, सिंपल वे में, अभी ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। 24Q और 26Q क्या होता है, ये रिटर्न जो होती है वो होती है टीडीएस रिटर्न फॉर्म ऑन सैलरी, और ये होता है टीडीएस रिटर्न फॉर्म अदर देन सैलरी। तो तीसरे पॉइंट तक आते आते क्लियर हो गया कि पहले पॉइंट में हमने देख लिया भैया कौन टीडीएस काटता है, दूसरा हमने क्या कर लिया कि कब टीडीएस काटते हैं, और तीसरे वाले स्टेप में हमने आते आते क्या समझ लिया कि जो टीडीएस जमा होता है वो अमाउंट क्या होता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है, क्या कौन सा चालान होता है, कौन सा रिटर्न्स होता है। तो ये हमने क्या है स्टेप नंबर 3 में समझ लिया है। अब और आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में क्या है, अब बात करते हैं लेट पेनाल्टी की। काय की बात कर रहे हैं, लेट पेनाल्टी की। तो क्या होती है लेट पेनाल्टी, देखो अब आपको पता तो चल गया कब टीडीएस काटना है, कौन काटता है, और चालान कब जमा होता है, रिटर्न कब जमा होता है। बट यदि आप इस सब प्रोसेस में देरी करते हो तो आपको पेनाल्टी भी लगती है ना। तो वो पेनाल्टी कैसे लगती है, लेट चालान डिपॉजिट यदि आप कर रहे हो तो क्या पेनाल्टी लगेगी, 1.5% और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब ये जितना भी लेट करते हो आप 1.5% ऑफ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ये आपको लेट पेनाल्टी लगती है चालान के लिए। और यदि आप क्या करते हो, लेट बुकिंग अमाउंट लेट चालान डिपॉजिट, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसको समझने में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है किसी को, तो मैं आपको बता दूं कि ये बोल रहा है कि यदि कोई आपने अमाउंट है ना, उसको लेट बुक किया या लेट चालान डिपॉजिट किया तो वहाँ 1% ऑफ द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगेगा। लेकिन दूसरा, यदि आपने 10 अप्लाई करने में देरी कर दी, मतलब आपको 10 मतलब क्या होता है ना, टैक्स आइडेंटिफिकेशन अकाउंट नंबर जो होता है वो होता है टीडीएस के लिए। अब टीडीएस जमा करना है तो बिना 10 के जमा होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको अप्लाई करने में आपने देरी कर दी तो 10,000 रुपये का पेनाल्टी लगती है। और नॉन फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, यदि रिटर्न्स फाइल नहीं करी है आपने टाइम टू टाइम, तो कितनी पेनाल्टी लगेगी, इसमें पेनाल्टी लगेगी कि लेट फीस एप्लीकेबल ₹200 पर डे। मतलब कि मैंने जो क्वार्टर बोला था अप्रैल मई जून, मतलब एक क्वार्टर उसका है 31 जुलाई, तो अप्रैल मई जून का 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है। 31 जुलाई के बाद यदि आप लेट होते हैं फाइल करने के लिए तो क्या होता है, 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको इसमें लेट पेनाल्टी लगती है। बट इसमें क्या है, मैक्सिमम अप टू टीडीएस अमाउंट। अब ये क्या होता है, मैक्सिमम अप टू टीडीएस अमाउंट मतलब डिपॉजिट ऑन दैट क्वार्टर, मतलब जिस क्वार्टर में अप्रैल मई जून की बात कर रहा था, इस क्वार्टर में जितना भी टीडीएस का अमाउंट है उतने तक ही आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि आपका टीडीएस का जो अमाउंट है क्वार्टर का, मैं एग्जांपल के माध्यम से बता ही देता हूँ, ध्यान से देखना, इसको समझ में आ जाएगा कि चालान जो आपने जमा किया था अप्रैल में किया था 1,000 रुपये, मई में किया था 2,500 रुपये, और जुलाई में किया, जून में किया था 3,500 रुपये। तो टोटल जो चालान कितना हो गया आपका, 3, 4, 5, 6, 7,000 रुपये, ये लिखा हुआ है। और ड्यू डेट कितनी है इसकी, 31 जुलाई इसकी ड्यू डेट है। अब फाइलिंग डेट कितनी है, 30 सितंबर, मतलब आपने फाइल कब किया, 31 जुलाई को फाइल करना था, बट आपने फाइल कब किया, 30 सितंबर को फाइल किया, तो कितना लेट आपने जमा किया। अब आप देख सकते हैं जुलाई को आज तक आप, उन्होंने बोल दिया कि कोई लेट पेनाल्टी नहीं लगेगी। उसके बाद ये अप्रैल हो गया तो 31 दिन हो गए अप्रैल के, और 30 को जमा किया, मतलब 30 दिन हो गए आपके सितंबर के, तो टोटल कितने दिन हो गए, 61 डेज हो गए। इसी तरह से 61 × 200 कितना हो गया, 12,200 रुपये, 200 रुपये पर डे के हिसाब से 12,200 रुपये चार्ज लगेगा। बट मैक्सिमम चालान डिपॉजिट ₹7,000 ओनली। तो आप कितना पेनाल्टी लगने वाली है इसकी, सिर्फ 7,000, क्योंकि क्या बोल दिया, मैक्सिमम अप टू
TDS अमाउंट, तो TDS कितना क्वार्टर में जमा किया था? 7,000 रुपये। तो क्या 12,000 रुपये 200 रुपये पेनाल्टी लगेगी? नहीं, कितनी लगेगी? सिर्फ 7,000 रुपये पेनाल्टी लगेगी। ये मैं ना अपने जो प्रीमियम कंटेंट है, जो अपना TDS फाइलिंग का जो कोर्स है ना, उसके कंटेंट में से आपको कंटेंट दे रहा हूँ इतनी डिटेल में। यदि इस कोर्स को डिटेल में सीखना चाहते हो तो मात्र 1100 रुपये के आसपास का प्राइस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से TDS कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी, और आपको इसका जो मोबाइल ऐप है जहाँ पर जाकर के आप इस पूरे कोर्स को देखने वाले हो, तो वो आपको मोबाइल ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। यदि आपको पूरा सीखना है ना डिटेल में, एक एक घंटे के वीडियो हैं, कम से कम 12 से 13 वीडियो हैं। पूरे वीडियो आपको जस्ट मान के चलो 1000 या 1200 रुपये के आसपास कॉस्टिंग पड़ेगी। ये पूरा के पूरा TDS फाइलिंग आप विथ रिटर्न प्रैक्टिकली और थ्योरिकली पूरा की पूरा मैंने सिखाया, आप सीख सकते हो। तो देरी बिल्कुल मत करना, ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं। तो अभी जाओ तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो और डिटेल में सीखना चाहते हो तो। आगे बात करते हैं आज के वीडियो में, ठीक है। अब मैं बात करूं पेनाल्टी के बाद स्टेप नंबर 5 की। यहां तक आपका क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं फॉर्म इशू की। फॉर्म इशू क्या होता है, ठीक है, बताऊंगा फॉर्म इशू क्या होता है। देखो, फॉर्म इशू में हम बात करेंगे फॉर्म 16 और 16A। बता भी रहा था कि एक होता है TDS ऑन सैलरी और एक होता है अदर देन सैलरी। तो फॉर्म 16 कब इशू होता है? जब आपके सैलरी की इनकम होती है, ये साल में एक बार ही इशू होता है। और फॉर्म 16A होता है, ये क्वार्टरली इशू होता है, ये अदर देन सैलरी होता है। तो जब मैं बोल रहा था आपको, जब मैंने रूल बताया था बिल और पेमेंट विच एवरेज अर्लियर वाला, तो वो फॉर्म 16A वाला केसेस हो गया, मतलब अदर देन सैलरी वाला। ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते तो वहाँ शो होता है, ठीक है। अब 16 के बारे में बात करें तो ये सैलरी पे, और 16A अदर देन सैलरी। सैलरी पे बात करें तो ये इशू होता है, एनुअली इशू होता है, और ये अदर देन सैलरी वाला क्वार्टरली इशू होता है। मैंने अभी बता भी दिया था आपको बोल के। जो ये एनुअली इशू होता है कब होता है? ये जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है अप्रैल से लेकर के मार्च, तो 15 जून इसकी लास्ट डेट होती है ना। और ये जो होता है, ये क्वार्टरली जो होता है, इसकी डेट क्या होती है? डेट होती है 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फेब और 15 जून, मतलब ये क्वार्टर वाइज होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म इशू होता है, और डिटेल में इसके बारे में जानकारी यदि करें, यदि इसको भी आप लेट इशू करते हो ना, तो लेट इशू करने की ये डेट मैंने आपको बताई दी है, बट इसमें भी 100 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम अप टू चालान अमाउंट तक इसमें भी आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो इसको भी टाइम से आपको इशू करना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने पाँचों स्टेप्स डिस्कस किया है, और इन सभी स्टेप्स में से कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं वो क्वेरी का सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। बट यदि इसको डिटेल में सीखना चाहते हो तो हमारे TDS कोर्स में जाओ और वहाँ से एनरोलमेंट करो और लर्निंग को चालू करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना यदि इसी तरह से अच्छे कंटेंट पाना चाहते हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।